कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कराई जा रही है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 8 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 9 है। कल की क्लास में क्लास 8 में मैंने मिट्टियाँ कराई थी, जो कि थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, है ना, वो मैं इसमें क्लियर करा दूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ अगर आप पढ़ें तो अच्छी तरीके से पढ़ें, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल ही ना पढ़ें। अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं तो एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करके जाएं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, मिट्टियों में कल मैंने बांगड़ क्षेत्र की मृदा पढ़ाई थी, मृदा मिट्टी होती है। खादर क्षेत्र की मृदा पढ़ाई थी और तराई क्षेत्र, ये सब कुछ पढ़ाया था मैंने, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा, ये होती क्या है उसे देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने पीएच मान तो पढ़े हैं ना, तो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी, इस सब को अभी मत देखिए। ठीक है, पहले आप पीएच वैल्यू समझ लीजिए। ये है आपका 0, सॉरी ये 0 नहीं है, बीच में लिखते हैं हम 7, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 14। ठीक है, जो वैल्यू 0 से 7 के बीच आती है उसे कहेंगे अम्लीय। क्या कहेंगे? अम्लीय। और जो 7 से 14 के बीच आती है उसे कहेंगे क्षारीय। क्या कहेंगे? क्षारीय। और जो 7 आती है, जिसका मान 7 होता है, उसे कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। 0 से लेकर 7 तक कहेंगे अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय, और 7 वैल्यू आ जाए तो क्या कहेंगे? ये उदासीन है। ठीक है, अब ऐसे ही ये इनके पीएच मान है। पीएच वैल्यू आपको समझ आ गई? पीएच मान। ठीक है, इनके बीच में अम्लीय, इनके बीच में क्षारीय और 7 वाली उदासीन है। तो बस कुछ नहीं, क्षारीय मृदा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें मैंने आपको क्षारीय इसलिए समझाया है क्योंकि क्षारीय में पीएच वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। अच्छी मृदा के लिए जो पीएच मानते हैं, अच्छी मिट्टी के लिए जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? अच्छी मिट्टी के लिए पीएच मान 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कर लेना। अच्छी मिट्टी के लिए पूछा है तो 6.5। ठीक है, और क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 8.5 तक होता है। 7 से लेकर 8.5 तक होता है क्षारीय मृदा के लिए। 7 से लेकर 8.5 है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो क्षारीय मृदा हुई नहीं हुई, तो इसका पीएच मान 7 से लेकर 8.5 तक। चलिए, आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ आया। अब ये देख लीजिए, देखो अच्छी मिट्टी के लिए 6.5 है ना, तो ये क्षारीय मृदा अच्छी मिट्टी तो नहीं है, नहीं है ना, अच्छी मिट्टी नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, क्षारीय मृदा सिंचाई करने पर उपजाऊ बन जाती है। अगर हम सिंचाई करेंगे अच्छी तरीके से तो उपजाऊ हो जाएगी ये। ठीक है, उपजाऊ हो जाएगी, इसमें हम फसल वगैरह कर सकते हैं, उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, खेती करने के लायक हो जाती है, समझ गए ना, जिसमें सिंचाई के साथ साथ हमें जिप्सम भी डालना होगा। ठीक है, सिंचाई प्लस जिप्सम। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब यूपी में 10% लवणीय या क्षारीय मृदा है। या तो आप लवणीय मृदा कह लो या क्षारीय मृदा कह लो, इनका एक ही नाम है। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, आप इन्हें अलग अलग मत समझना। या तो आप लवणीय मृदा कहो या आप क्षारीय मृदा कहो, एक ही है। ठीक है, अब देख लीजिए, यूपी में 10% जो लवणीय क्षारीय मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन जिलों में? अलीगढ़ में, कानपुर में, एटा में, प्रयागराज में, जौनपुर में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में, इटावा में, उन्नाव में, प्रतापगढ़ में। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, एल्केलाइन
एल्केलाइन से पहले अभी हमने क्षारीय या लवणीय मृदा को पढ़ा था अच्छी तरीके से। उसका जो पीएच मान था कितना था, 7 से 8.5 के बीच, है ना। और एल्केलाइन का पीएच मान समझने की कोशिश करना, कितना है, 8.5 से अधिक, 8.5 से अधिक है ना। और जो अच्छी मृदा के लिए जो पीएच मान देखा था हमने वो 6.5 देखा था। कितना देखा था, 6.5। ये अच्छी मृदा है। और ये आपका लवणीय या क्षारीय है ना, इसमें क्या था, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें हम सिंचाई करते हैं और जिप्सम डालते हैं, तब जाके ये खेती के लिए बनती है उपजाऊ, ठीक है। अगर 8.5 से अधिक है तो इसमें खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। इसमें खेती नहीं होगी, ये ऊसर हो जाएगी, ठीक है, बंजर हो जाएगी, समझ गए ना। इसमें खेती नहीं की जाएगी, ये अनुपजाऊ हो जाएगी, अनुपजाऊ। कैसी हो जाएगी, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ गए। अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एल्केलाइन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एल्केलाइन का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है और ये जो मिट्टी होती है अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ, है ना, समझ गए। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 पॉइंट्स हैं, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा है, उत्तर पूर्व ये बीच वाला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर, कुशीनगर जो जिला है उत्तर पूर्व में आता है उत्तर प्रदेश के में, ठीक है। कुशीनगर जिले की जो मिट्टी है, कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। क्या कहते हैं, भाट, है ना। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। किस मिट्टी में, जिसे हम स्थानीय भाषा में कुशीनगर में क्या कहते हैं, भाट, उसमें मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। चलो इसे देख लीजिए, टर्शियरी मिट्टी, क्या नाम है, टर्शियरी मिट्टी यूपी में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो टर्शियरी मिट्टी है उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी किसकी खेती के लिए जरूरी है, चाय की खेती के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ना है, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है किन जिलों में पाई जाती है, ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, पश्चिमी जिलों में। पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन टेम्परेचर जो ज़्यादा रहता है वो अलीगढ़, मथुरा, आगरा में जो मुख्यतः टेम्परेचर है, तापमान है, अधिक माना गया है, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा रहता है। कहाँ कहाँ का, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की, जैविक तत्व की। नाइट्रोजन, ह्यूमस, जैविक तत्व, ठीक है। और अधिकता किस किस की पाई जाती है, लवण की, चूना की, फास्फोरस की। लवण, चूना, फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और खेती करने के लिए क्या आवश्यक है, खेती करने के लिए सिंचाई प्लस जिप्सम जरूरी है, सिंचाई और जिप्सम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भूंड मृदा के बारे में। ये भी एक मिट्टी है, भूंड मृदा, ठीक है। तो ये गंगा यमुना के मैदान में, ठीक है, गंगा यमुना के जो मैदान होते हैं उसमें 10 से 20 फुट ऊंचे टीले को क्या कहते हैं, भूंड। जो गंगा यमुना का मैदान होता है 10 से 20 फुट ऊंचा जो टीला होता है उसे कहेंगे भूंड, ठीक है, समझ गए। भूंड हल्की दोमट एवं मिश्रित बुलई मिट्टी होती है। ये हल्की दोमट होती है और मिश्रित बुलई होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को मृदा अपरदन काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, बस देख लीजिए। जल बहाव से अथवा वायु के वेग से अथवा हिम के पिघलने से एक
स्थान की मिट्टी का अन्यंत्र स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसे समझ जाइए, जैसे वायु के वेग, वायु से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी जा रही है, जल के बहने से जा रही है, हिम के पिघलने से जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उसे क्या कहेंगे, मृदा अपरदन। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब इसके 2 पॉइंट्स हैं, 1, 2, इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। यूपी में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में जो वायु अपरदन है वो यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, समझ गए ना, अधिक होता है। यूपी में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक होता है और जो जलीय अपरदन होता है वो पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। ये आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, जलीय अपरदन। जलीय अपरदन फिर आ गया, ठीक है। जलीय अपरदन से यूपी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। ठीक है, जलीय अपरदन से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि मिट्टी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं और दूसरी थी आपकी दक्षिण के पठारी भाग की मृदाएं। ठीक है, इन्हें बुंदेलखंडीय मृदाएं भी कहते हैं, इसको बुंदेलखंडीय मृदाएं भी कहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं वो आप एक बार देख लीजिए। भोंटा, माड़ को हम मार मिट्टी भी कहते हैं, मार, कावड़, परवा भी कहते हैं, राकड़। ठीक है, ये मिट्टियां पाई जाती हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, है ना, कि बाई चांस, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं है, बाई चांस पेपर में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाए तो हमें पता तो हो। वो हमें इतना भी पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पूछेंगे भोंटा मिट्टी क्या होती है तो आप बता देना। ठीक है, तो बस आप देख लीजिए, दक्षिण के पठारी भाग की जो मिट्टियां हैं, इस क्षेत्र में काली मिट्टी को किन किन नामों से बुलाया जाता है, करेल, कपास एवं रेगुर मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है, काली मिट्टी को किस नाम से बुलाया जाता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये दिया जाता है, तो रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन पेपर में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, यूपी के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का जो विस्तार होने का कारण है वो क्या है, कौन कौन सी फसल हैं, चना, गेहूं, अरहर और तिलहन प्रमुख उपजें हैं। ठीक है, काली मिट्टी का कारण कौन कौन सी फसल हैं, कौन कौन सी उपज हैं, चना, गेहूं, अरहर और तिलहन जैसी उपज हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको लिखाया था, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो मृदा होती है उसमें आपकी कुछ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, राकड़, कावड़, है ना, पड़वा, ये और लाल मिट्टी, है ना। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा को ही बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं। मृदा बोले तो मिट्टी, तो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। लाल मिट्टी, लाल आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो आप बता दोगे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। अब आप देख पा रहे हैं ये जो मिट्टी है ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन जिलों में पाई जाती है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। ठीक है, लौह तत्व एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किस किस की अधिकता होती है, लौह तत्वों की, आयरन, लोहा, है ना, लौह तत्वों की और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसमें कौन कौन सी फसल उपजा सकते हैं, उगा सकते हैं, गेहूं, चना, दलहन आदि फसलें उगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे माड़ या मार मिट्टी, है ना,
माड़ या मार मिट्टी। तो आप देख लीजिए, इसे हम काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी नहीं कहते, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी नहीं कहते। आपको लग रहा होगा, मुझे भी जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी लगा था। तो बस देख लीजिए, यह जो मिट्टी होती है ये काली मिट्टी के समान चिकनी होती है। जो आपकी मार मिट्टी होती है काली मिट्टी के समान चिकनी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी जिलों में, बुंदेलखंडीय क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिमी जिलों और प्लस लगा दिया है ना, इसका मतलब और है, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मार मिट्टी पश्चिमी जिलों में और बुंदेलखंडीय क्षेत्रों में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ना है भोंटा मिट्टी के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मिट्टियाँ पढ़नी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हर एक मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, 8 से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, तो थोड़ा बहुत तो वो आपसे पूछ सकता है कि भोंटा मिट्टी क्या है, रेगुर मिट्टी क्या है, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भोंटा मिट्टी, ठीक है। इसका जो रंग होता है लाल होता है। भोंटा मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऊषर क्षेत्र की मृदा, बहुत इम्पोर्टेंट है ऊषर क्षेत्र की मृदा। तो ये जो भी लिखा है दिमाग में रख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, लवणीय या क्षारीय एक ही होता है ना, बताया ना मैंने, लवणीय और क्षारीय एक ही होता है। ऊषर क्षेत्र की मृदा में हम पढ़ेंगे लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है। ऊषर क्षेत्र में लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है। चलो, आपको ये समझ आ गया। और क्षारीय का जो मैंने आपको बताया था, पीएच मान कितना बताया था? क्षारीय का पीएच मान 7 से 8.5 ये बताया था ना। चलो, और इसमें जो खेती की जाती है वो कैसे की जाती है? सिंचाई प्लस जिप्सम से, है ना। लवण से प्रभावित है, जो आपका ऊषर क्षेत्र है लवण से प्रभावित है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, लवण रोधी फसल कौन कौन सी होती है इस क्षेत्र में? धान, गन्ना, बरसीम जैसी फसलें इस क्षेत्र में की जाती हैं, ठीक है। चलिए, ये भी समझ गए आप। और सबसे ज़्यादा लवणीय या क्षारीय, है ना, एक ही नाम है। सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा किस जिले में पाई जाती है? रायबरेली में। किस जिले में पाई जाती है? रायबरेली में। एक ये पॉइंट है, मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए, है ना। यूपी में झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि जो बंजर भूमि है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप कह दोगे झांसी जिले में है, ठीक है। किस जिले में? झांसी जिले में। और दूसरे नंबर पर पूछे जाए यूपी में ही, तो दूसरे नंबर पे आगरा का स्थान आता है, ठीक है। पहले पे झांसी है और दूसरे पे आगरा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पड़वा या परवा मिट्टी, ठीक है, यूपी के हमीरपुर जिले में। किस जिले में? हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में, ठीक है, पाई जाती है कौन सी मिट्टी? परवा मिट्टी। परवा मिट्टी हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है, ठीक है। ये हल्के लाल रंग की होती है। कैसी होती है? हल्के लाल रंग की, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी उपज होती हैं? ज्वार और चना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राकड़ मिट्टी के बारे में। जो आपकी राकड़ मिट्टी होती है ना, ये यूपी के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों में पाई जाती है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से होते हैं या करके मैंने आपको लिखाया है ना, या तो आप दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र बोल लीजिए या बुंदेलखंडीय क्षेत्र बोल लीजिए।
कुछ भी बोल लीजिए, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, या करके लिखा है तो आप समझ जाइए, है ना। यहाँ कौन कौन सी उपज होती हैं, तिल और चना जैसी उपज यहाँ होती हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अवनालिका अपर्दन के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये आपका लास्ट है, ठीक है। मिट्टी चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है और अच्छे तरीके से आपको आज रात 8:30 बजे का मैंने समय दिया है लाइव क्लास का, है ना। लाइव क्लास का आपका जो समय है आज रात 8:30 बजे है। आपको कल की क्लास की जो मिट्टी कराई थी वो पढ़ के आनी है, क्लास 8 और क्लास 9 आज की क्लास पढ़ के आनी है, तब मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपका मिट्टी एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, अवनालिका अपर्दन क्या होता है, ये यमुना प्लस चंबल नदी का क्षेत्र है। ये जो अवनालिका अपर्दन है ये यमुना प्लस चंबल नदी का क्षेत्र है, ठीक है, इतना समझ गए। और पता है ये जो मुख्यतः किस जिले में होता है, यमुना प्लस चंबल नदी का जो क्षेत्र है ये मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है, तो ये आप देख लीजिए अवनालिका अपर्दन, तो ये इटावा जिले में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।